Yes, yes. This was the page where we were yesterday. So we just covered this part. So money cost is equal to sum of this explicit and implicit cost. Okay, one way of understanding. Now second is real cost. अब real cost का क्या meaning है? This is very brief. ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है. It has only one definition which we have to do. रियल कॉस्ट का मतलब होता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक तो होता है ना मनी कॉस्ट, मतलब हर चीज़ हम पैसों में, मनी में हम एक्सप्रेस कर देते हैं उसको, मनी वाइज हम कह देते हैं ये इतना, ये चीज़ लिया, वी हैव स्पेंट दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। रियल कॉस्ट थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। इसका मीनिंग होता है कि जैसे जो लेबर होती है, चाहे वो, सी लेबर इज ऑफ टू टाइप्स, एक लेबर होती है जो फिजिकल काम करते हैं एंड वन लेबर इज विच परफॉर्म्स मेंटल वर्क, ठीक है। जैसे रोड के ऊपर लोग काम करते हैं, रोड बनाने का काम करते हैं, तो वो फिजिकल लेबर कर रहे हैं ना, उनके पास कोई और काम नहीं है और कोई और नॉलेज नहीं है, तो लेबर का काम फिजिकल वर्क। या दूसरा होता है जो पीपल, दोज पीपल हु वर्क इन द ऑफिसेज, दोज हु आर हु प्रोवाइड देयर मेंटल सर्विसेज। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम बैठे ही हुए हैं ना, वी आर सिटिंग, फिजिकली कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है, बट देयर इज मेंटल एग्जॉशन, ठीक है। दिमाग को थकावट होती है, दिमाग एक्सर्ट होता है। आप जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो माइंड का काम ज़्यादा है, फिजिकल काम कम है, ठीक है। तो चाहे काम हमारे माइंड का है, ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं सारे, कितने बैंक्स हैं और ऑफिसेज हैं, ऑल पीपल दोज हु आर वर्किंग इन द ऑफिसेज, सर्विस सेक्टर में ज़्यादातर ऑफिसेज का काम होता है, तो दे आर प्रोवाइडिंग देयर मेंटल सर्विसेज, मेंटल एक्सर्शन इज देयर। ऑन दी अदर साइड जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो कुछ और उनको आता नहीं है, तो वो फिजिकल काम करते हैं, बट बोथ टाइप्स ऑफ वर्क्स कम अंडर लेबर, ठीक। तो जो फिजिकल काम करते हैं उनको वट एवर मनी दे रिसीव आफ्टर डूइंग देयर वर्क, उसको कह दिया जाता है वेज। आप, यू हैव सीन नॉर्मली टू वर्ड्स आर यूज्ड, वेजेस एंड सैलरीज, है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस इज ओनली दिस कि नॉर्मली दोज पीपल हु प्रोवाइड देयर फिजिकल सर्विसेज, हु डू फिजिकल वर्क, whatever money they receive in return of their services, that is called wages, मजदूरी जिसको बोल देते हैं ना। और जो लोग मेंटली एग्जर्ट करते हैं, दिमागी काम करते हैं, तो उनको ऑफिस वर्क करते हैं, तो उनको जो इनकम मिलती है दैट इज कॉल्ड सैलरी। बट एनी हाउ बोथ कम अंडर द दिस हेडिंग ऑफ लेबर, लेबर को ही मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इट इज रिलेटेड टू दैट, कि जब लेबर जो काम करती है, तो when we have to what can we say, accomplish our work, तो उसके लिए we have to undergo various kinds of sacrifices, we have to undergo various kinds of pains and sufferings also। जैसे for example, आपको मान लो you have completed your studies, you are living in फगवाड़ा, आपकी जॉब लग जाती है मान लीजिए लुधियाना में, ठीक है, डेली अप डाउन आपने करना है। अब आप रोज मान लीजिए योर ऑफिस टाइम इज 9 to 5 आपका ऑफिस टाइम है, तो 9 o'clock एग्जैक्ट इफ यू हैव टू रीच देयर, तो मान लीजिए 1 घंटा पहले आप चलते हो, ठीक है। 1 घंटा पहले चलने के लिए 8 o'clock घर से स्टार्ट होने के लिए थोड़ा टाइम, 10 मिनट पहले भी पहुंच जाओ, हार्डली मैटर्स, मतलब टाइम पे आप आराम से अपना जाओ। तो 8 o'clock जाने के लिए आप थोड़ा और अर्ली उठेंगे, और अर्ली उठ के आप अपना टिफ़िन बनाएंगे, आप अपना कपड़ों का अरेंजमेंट करेंगे, आप अपना कोई और घर का काम करेंगे। ये थोड़ी कि सारा काम पेरेंट्स ही करते रहेंगे, भी मतलब अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है तो यू हैव टू मैनेज योर हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो, एंड देन यू विल गेट रेडी, देन यू विल गो टू योर ऑफिस। तो ये सारा कुछ करते करते आपका इतनी भाग दौड़ होगी, यू विल बी एक्सर्टिंग ए लॉट, कि यू हैव टू मैनेज बोथ द थिंग्स। आपने अपने घर को भी देखना है, आपने अपनी जॉब को भी देखना है ना। तो आप कितना हरी में होंगे, आप कितना तेजी में होंगे कि आपने टाइम पे पहुंचना है, अपने काम में भी बढ़िया अपना वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाना है और घर को भी मैनेज रखना है आपने, ठीक है। तो आपको जितनी एक्सर्शन करनी पड़ेगी, जितना आपको सफरिंग, सफरिंग मतलब भाग दौड़ के काम करना पड़ेगा, एक्टिवली काम करना पड़ेगा, जितना आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर होता है कि हाँ नहीं नहीं, आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू बी फास्टर, जल्दी जल्दी आप काम करते हैं, जल्दी जल्दी आप जाते हैं, ड्राइव कर रहे हैं तो फिर आप तेजी के साथ ड्राइव कर रहे हैं, है ना, या बस पकड़नी है तो फिर बस के टाइम पे आपको पहुंचना पड़ेगा। ये सारा कुछ जो है पेन, दिस इज कॉल्ड सफरिंग, है ना। किसी भी लेबर को, किसी भी पर्सन को, कोई भी काम हो, तो दे हैव टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, दे हैव टू अंडरगो ऑल दीज प्रॉब्लम्स,
उसके बाद ऑफिस में जाके कोई अपना काम करता है, ठीक। ऐसे ही फिर शाम को व्हेन यू विल कम बैक टू योर होम, तो आते आते फिर आपको घर आके अपने घर का भी काम देखना है, अपने आप को रेस्ट भी देना है, सारे कामों को मैनेज करना है। दैट मीन्स कि एनी पर्सन हु हैज़ टू गो फॉर वर्क, कोई भी काम हो, फिजिकल या मेंटल कुछ भी हो, तो देन दे हैव टू सफ़र वेरियस काइंड्स ऑफ पेन्स। पेन्स मतलब तकलीफ उठानी पड़ती है। पेन का मतलब वो नहीं कि कोई हेडेक हो गया या स्टमक पेन हो गया, वो वाला नहीं। इन द फॉर्म कि भाई मेंटली प्रेशराइज्ड होता है कोई भी पर्सन, ठीक। तो एवरीवन हैज़ टू, व्हेनेवर दे हैव टू वर्क, तो दे हैव टू अंडरगो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्रीफाइसेस। आपने खाना खाया कि नहीं खाया, लेट हो रहे हैं आप, बिना खाई आप निकल पड़ते हैं। आपकी नींद पूरी हुई कि नहीं हुई, काम का प्रेशर है, आप भाग पड़ते हैं। मतलब अपने आप को तकलीफ उठानी पड़ती है हम सबको, तो ही जाके काम होता है, बिना तकलीफ के काम नहीं हो पाता, ठीक है। तो all that suffering, all that sacrifice, all those pains, all those abstinences होता है, जो चीज़ें आपको बढ़िया लगती हैं, जब आपके ऊपर काम का प्रेशर है तो आप वो भी नहीं कर सकते। अभी आप स्टूडेंट्स हो, आराम से बैठे बैठे मोबाइल के ऊपर भी पूरा टाइम लगा लेते होंगे, टीवी भी देख लेते होंगे, बाहर घूम भी आते हैं। बट इमेजिन ए सिचुएशन व्हेन यू आर वर्किंग, तो आपके पास इन सब कामों के लिए शायद टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, आपने काम भी करना है और ये अपना एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। दैट मीन्स एब्सटीनेंस, यू आर एब्सटेनिंग फ्रॉम द एंटरटेनमेंट, आप उसको छोड़ रहे हैं, जब आपको छोड़ना पड़ रहा है मजबूरी में, ठीक है। तो ये सारी जो सेक्रीफाइसेस होते हैं, तकलीफें होती हैं, उसके लिए ये सारा काम करने के बदले में यू विल सर्टेनली वांट कि आपको कुछ पैसे भी मिले, आपको जॉब से आपको सफिशिएंटली कुछ मनी मिले, तो ही ये सब कुछ करने का मतलब बनता है ना। आप इतनी तकलीफ उठाओ और पैसे आपको मिले ही ना, ढंग की आपको सैलरी मिले ही ना, तो देन यू विल नॉट बी ए सेटिस्फाइड पर्सन, एक प्रेशराइज्ड पर्सन ही रहेंगे, ठीक। तो ऐसे ही जो ओनर होता है वो भी सारी तकलीफ को उठाता है। वो क्या तकलीफ उठाता है कि लोगों को कैसे मैनेज करना है, लोग टाइम पे नहीं आते, कोई बहाना बनाते हैं, कैसे उन सब चीज़ों को हैंडल करना है। उनकी उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों के साथ डील करना इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। इतने लोग काम करते हैं तो सबको टाइम पे लेके आना, उनसे बेस्ट पॉसिबल उनका काम निकालना, उनकी प्रोडक्टिविटी को लेके आना। सो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो रिक्वायर्ड लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ अटेंशन, लॉट ऑफ व्हाट कैन वी से माइंड टैकलिंग टेक्निक्स ही हैज़ टू अडॉप्ट। हर एक का अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, तो कैसे बढ़िया काम करवाएं। तो कहने का मतलब है कि जो ओनर है वो भी तकलीफ में होता है, और जो काम करने वाले लोग होते हैं वो भी तकलीफ में होते हैं। दोनों साइड्स मतलब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पोजीशन पे वो प्रॉब्लम में होती हैं। सो इन सब कामों के लिए जो मनी मिलना चाहिए, प्रोड्यूसर को जो स्पेंड करना पड़ता है ऑन द परचेज ऑफ स्पेशली लेबर, और लेबर को जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर सफरिंग्स, फॉर देयर पेन एंड सेक्रीफाइस, वट एवर दे वॉन्ट फ्रॉम देयर ओनर। आप जाएं तो आप जो सैलरी उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपकी रियल कॉस्ट है, ठीक है। सफरिंग्स की कॉस्ट, सफरिंग के लिए जो पैसा मिलना चाहिए, दैट इज रियल कॉस्ट। सिमिलरली प्रोड्यूसर भी सफ़र करता है, तो उसके लिए वो क्या चाहेगा कि मैं इतना पेन ले रहा हूँ तो मुझे भी कुछ बाद में प्रॉफिट होना चाहिए, तो ही मुझे ये सारा कुछ करने का मतलब बनता है। तो वो अपनी तरीके से सोचता है, काम करने वाले लेबर अपने तरीके से सोचते हैं। तो एनी हाउ ऑल द पीपल हु आर what can we say, employed in the work of, in the process of production, they all suffer in one or the other way. They all have to take pains in one or the other way. So whatever money is expected for all those sacrifices, whatever money is expected for all those pains and abstinence, that is called real cost. Okay, you can see the definition. Real cost, you can tick mark it. It includes all those payments which are made to factors of production to compensate for their efforts. कंपनसेट करने के लिए, कोई इतनी तकलीफ उठा के क्यों जाएगा इतनी दूर काम करने के लिए, कि बदले में एक रिस्पेक्टेबल सैलरी भी मिलनी चाहिए, तो ही कोई दूर जाके काम करता है ना। फॉर ऑल देयर एफर्ट्स, पेन्स, एक्सर्शन, एक्सर्शन होता है थकावट, एंड प्रॉब्लम्स एंड एब्सटिनेंस सफर्ड बाय देम। मतलब ये सारी तकलीफें उठाने के बाद जब हमें सैलरी मिलती है, व्हेन वी गेट अवर रिवॉर्ड, अवर सैलरी, अवर इनकम, एट दैट टाइम, एट लीस्ट एट दैट टाइम, वी फील वेरी रिलैक्स्ड, वी ऑल फील, दिस इज ह्यूमन नेचर, वी ऑल फील वेरी रिलीव्ड कि कोई बात नहीं, वी हैव वर्कड वेरी हार्ड, अब उसके बदले में हमें हमारे मेहनत के पैसे मिल गए हैं, हमें सैलरी मिल गई है, तो एवरीबडी फील सेटिस्फाइड, ठीक। तो इसी को कह देते हैं रियल कॉस्ट। मतलब ये सफरिंग्स की टर्म्स में है, तकलीफ की फॉर्म में है, ठीक। तो नॉर्मली अकाउंट्स बुक्स में इस चीज़ को नहीं दिखाया जाता है, किसी को क्या तकलीफ हुई है या उसको थकावट हुई है, इन चीज़ों को नहीं होता है। मतलब ये साइकोलॉजिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट है, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Now if you remember, already we have done this concept.
Do you remember in which chapter we have done it? नहीं याद आ रहा है? In the very beginning, we have done one chapter of this microeconomics, central problems and PPC curve. याद है शुरू में किया था? तो जब PPC curve का concept आया था, तो उसमें we have already done this opportunity cost. Anyhow, जिनको भूल गया है, I will explain again, no problem. Opportunity cost, पहले इसको let me give one example. Suppose there is a farmer, suppose, ठीक है, he has a given plot of land 1 एकड़ का या 2 एकड़ का, कोई भी उसके पास लैंड है, फार्म है, उसके ऊपर ही इज डूइंग हिज एग्रीकल्चरल वर्क. अच्छा, अब वो सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर इमेजिन ए सिचुएशन कि इफ ही ग्रोज वीट ऑन दैट लैंड, और जितना भी वीट होता है उसको सेल करके, आप कहीं लिख लो अपनी कॉपी के ऊपर, प्लीज नोट डाउन. 1 ईयर के बाद जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो he gets this harvesting of wheat, तो then he sells that wheat in the market. तो मान लीजिए he gets 5,000 rupees for that wheat. लिख लो 5,000, ठीक है. wheat को ग्रो किया उसने, जब हो गया अब उसको मार्केट में सेल करेगा ऑब्वियसली, तो जब सेल करता है तो उसको मिलते हैं 5,000 रुपीज़. ठीक. अच्छा, अब अगले साल वो नेक्स्ट ईयर क्या करता है? अब मान लो वो कहता है नहीं, आई डोंट वांट टू ग्रो वीट, आई वांट टू ग्रो पैडी. पैडी चावल जो होते हैं ना, राइस, ठीक है, तो पैडी की ग्रो करता है, उसकी क्रॉप को ग्रो करता है. जब पैडी को ग्रो करता है तो जब उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, देन ही सेल्स इन द मार्केट, तो उसको मिलते हैं 4,000 रुपीज़. प्लीज नोट डाउन 4,000, साथ में नाम लिख लो. वीट को सेल करके मिले 5,000, पैडी, पैडी मतलब राइस, उसको सेल करके मिले उसको 4,000. ठीक. उसके अगले साल वो मान लो फिर कुछ कहता है नहीं, इस बार कुछ और चीज़ कोई ग्रो करते हैं, मान लो वो मेज़, मक्की जो होती है मेज़, उसको ग्रो करता है. अब उसको ऐसे सारा उसने हार्वेस्टिंग की, देन ही सोल्ड इट इन द मार्केट, देन ही गेट्स ओनली 3,000 रुपीज़. नाउ प्लीज नोट डाउन मेज़, he has grown maize, and after selling that crop he gets only 3,000 rupees. Okay. Now he is in a, after 3 years he is in a position to compare the benefit which he is getting from the this growing of different crops. है ना, 3 सालों के बाद उसको समझ आ जाती है, सोच के तो वो यही करता है कि मुझे फायदा होगा अगर मैं राइस ग्रो करूँ या मैं अपना मेज को ग्रो करूँ, बट हुआ नहीं फायदा उसको. आफ्टर 3 years, 3 सीजन्स के बाद, नाउ व्हेन ही कंपेयर्स, तो ही सीज कि सबसे बेनिफिशियल चीज कौन सी है. सोचिए जरा, विच इज द मोस्ट बेनिफिशियल क्रॉप विच ही शुड ग्रो? वीट, है ना. वीट. हाँ, वेरी राइट, क्योंकि वीट को ग्रो करके उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो अब वो वीट को ग्रो करेगा. अब आप सोचिए वीट के बाद नेक्स्ट बेस्ट उसके पास ऑप्शन कौन सा है? अगर वीट ना हो तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? राइस. राइस, ठीक है. तो मेज को तो छोड़ ही दो, मेज तो बिल्कुल एंड में चला गया, मेज तो उसकी नजर में आएगा ही नहीं, क्योंकि हर एक पर्सन मनी वाइज ही सोचेगा ना मुझे कितना फायदा हो रहा है. तो इसमें हम ऐसे बोलेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग वीट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ दिस राइस. ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग वीट, कि अगर वीट को ग्रो करता है. अब ये भी एक बात रखनी है कि एक सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर वो एट ए टाइम एक ही क्रॉप को ग्रो कर सकता है. ये नहीं कि आधी जमीन वो राइस उगाएगा और आधी जमीन के ऊपर, ऐसा नहीं. एट ए टाइम एक ही चीज ग्रो करनी है, इधर वीट और राइस. तो अगर वीट के ऑप्शन की साइड ही इज गोइंग, तो देन ही हैज टू लीव द ऑप्शन ऑफ राइस. ठीक है, तो राइस के ऑप्शन का मतलब 4,000 रुपीज, वीट के ऑप्शन का मतलब 5,000 रुपीज. ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि वीट को ग्रो करने के लिए उसको 4,000 रुपीज जो राइस के मिलते हैं उस बात को छोड़ना पड़ेगा. दोनों चीजें इकट्ठी नहीं उसके लिए चल सकती हैं. ठीक, क्यों नहीं चल सकती हैं? बिकॉज लैंड इज ए लिमिटेड फैक्टर. लैंड इज नॉट इन एनॉर्मस सप्लाई. अनलिमिटेड लैंड नहीं है उसके पास में, एक गिवन फील्ड ही है, छोटा सा फील्ड है, उसी के ऊपर काम करना है. तो सिंस रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केयर्स इन नेचर, कोई भी काम हो, वेदर इट इज फार्मिंग और एनीथिंग एल्स, तो रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केयर्स. स्केयर्स मीन्स शॉर्ट सप्लाई होती है, कम गिनती में होते हैं, कम क्वांटिटी में होते हैं. तो इस करके दे कैन नॉट बी मेड, दे कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन ऑल द वर्क्स एट द सेम टाइम. हर एक, जैसे अभी आप इकोनॉमिक्स का पीरियड लगा रहे हो, तो आप तो अकेले हो, आपका ये टाइम 9 से 9:40 का इतना ही टाइम है. आपको कि नहीं मैं इस टाइम में एट ए टाइम में इकोनॉमिक्स भी पढ़ लूँ, एट ए टाइम अकाउंट्स भी कर लूँ, 2 सब्जेक्ट और भी कर लूँ, आप कर सकते हो, बट एट ए टाइम नहीं कर सकते. एक समय पे तो एक ही चीज हो पाएगी, है ना. तो सेम थिंग इज हियर कि एक जमीन के ऊपर एट ए टाइम एक ही क्रॉप है,
मतलब एक ही चीज को हम काम को कर सकते हैं। सो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि टाइम लिमिटेड है या लैंड लिमिटेड है, ठीक। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हो गया कि जिस चीज को हम पाते हैं, वीट को गेन कर रहे हैं, तो उसको पाने के लिए हमें छोड़ना क्या पड़ा, जो भी छोड़ा वो उसको हमने कह दिया दैट वी हैव सेक्रीफाइस्ड। तो इन ऑर्डर टू गेट वीट वी हैव टू सेक्रीफाइस राइस, क्रॉप ऑफ राइस, ठीक है। तो इसको इसी को कह देंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वीट इज इक्वल टू द अमाउंट विच द फार्मर वुड हैव गॉट आफ्टर सेलिंग द क्रॉप ऑफ राइस। 5,000 रुपए पाने के लिए उसको 4,000 रुपए का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दोनों नहीं, उसको इकट्ठे 5 + 4 9,000 का काम नहीं कर सकता वो। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लैंड इज लिमिटेड, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी द डेफिनेशन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव that could be produced instead by the same factors or costing the same amount of money। कि भी अगर ये काम ना करते तो दूसरा कौन सा करना था, अब क्योंकि ये काम कर रहे हैं तो दूसरा कौन सा छोड़ा, किसका सेक्रीफाइस किया, वो हमारी हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब यहाँ पे जो एग्जांपल आई हैव गिवन, तो उसका मतलब है कि फार्मर इफ ही वांट्स टू गेट 5,000 रुपीज देन ही हैज टू सेक्रीफाइस द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, and which is the next best alternative? Cultivation of rice. He has to sacrifice that, only then he can get this 5,000 rupees from wheat crop। I hope it is clear, ठीक है। और एक देख लो अपना पर्सनल एग्जांपल वी कैन टेक। मान लो आप कहीं अप्लाई करते हैं, यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन, यू आर अप्लाइंग समवेयर फॉर जॉब, तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट, तो आपको 3-4 जगह पे आपने अप्लाई किया, एवरीवेयर यू गेट सिलेक्टेड। एक जगह आपको सैलरी ऑफर होती है 10,000 रुपीज़, दूसरी जगह आप जाते हो वहाँ पर आपको सैलरी ऑफर होती है 9,000 रुपीज़, किसी तीसरी कंपनी में आप गए वहाँ पर आपको सैलरी ऑफर हो रही है 8,000 रुपीज़, मान लो 4th प्लेस पे भी गए वहाँ पे 7,000। 4 ऑप्शन हो गए आपके पास, एक जगह मिल रहा है 10,000 आपको, एक जगह मिल रहा है 9,000, 3rd प्लेस पे मिल रहा है आपको 8,000 सैलरी, अगले 4th प्लेस पे मिल रहा है 7,000। अब आप बताओ एज ए रैशनल पर्सन, रैशनल मतलब जो समझदार है, जो इंटेलिजेंट है ना, अपना भला बुरा अपना फायदा नुकसान सोच सकता है, तो एज ए रैशनल इंटेलिजेंट पर्सन एट विच प्लेस वुड यू लाइक टू गो वेयर योर सैलरी इज, यू कैन अनम्यूट, पर आप 10,000। जाके काम करना 10,000 10,000। 10,000 वेरी गुड, सब ठीक है ना, ये नॉर्मल सी बात है। अब जब आप वहाँ जाके काम करोगे तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं सुपरमैन या सुपर वुमन हूँ, मैं जादू से चारों जगह चला जाऊँ, एक टाइम पे तो एक ही जगह काम हो पाएगा, है ना। आप ये नहीं कर सकते कि मैं 10,000 वाली जॉब भी करता रहूँ, साथ ही साथ मैं जादू से मैजिक से मैं 9,000 वाली जॉब वाली जगह पे भी जाऊँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप जो 7 और 8,000 का ऑप्शन था वो तो बिल्कुल पीछे चला गया, उसकी तो बात ही नहीं है ना। नेक्स्ट बेस्ट कौन सा हुआ 10,000 के बाद? 9,000 वाला, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया इन ऑर्डर टू गेट ए सैलरी या ए जॉब विद 10,000 रुपीज सैलरी, यू आर सेक्रीफाइसिंग ए जॉब हैविंग सैलरी 9,000 रुपीज। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू 9,000 रुपीज, ठीक है। जो छोड़ा है वहां से जो मिलना था वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है जी। आई होप नाउ आई हैव एक्सप्लेन मोर देन इनफ। ये आपको 3 या 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द सेम with the help of this diagram. Same diagram is in your book also, you can see. Now suppose we have written here good x, यहाँ लिख दिया good y, दो चीजें बना सकते हैं with the help of same resources। तो ये जो लाइन है ये straight line, I did not use scale but आपने scale use करके बनाना है। तो ये straight line है, ठीक है। मान लो the person is he is producing this level of output, a level of output। तो a level of output का मतलब है a से if we bring this line on x axis, तो that means ox production of good x is taking place and a से point, क्योंकि a से फिर जोड़ना पड़ेगा ना एक्सिस के ऊपर, तभी पता चलेगा कितना x और कितना y बन रहा है। तो a से ही लाइन को if we join या टच दिस y एक्सिस, तो ये ओ वाई प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। इसका मतलब व्हेन ए पर्सन इज एट पॉइंट ए, यहाँ पर है, तो वो कौन कौन सी चीजें बना रहा है, ओ एक्स ऑफ एक्स कमोडिटी कितने यूनिट्स एंड ओ वाई यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी, सीधा सा मतलब, ठीक। अच्छा, अब वो क्या करता है, नाउ ही वांट्स टू कम टू बी पॉइंट। मान लो यहाँ पर आके आप या मैं काम करना चाहते हैं, तो अब आप देखिए अब हमारे पास x की कितनी प्रोडक्शन हो रही है, इफ वी आर एट पॉइंट बी, तो हमारे पास ये x की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है,
एक्सिस के ऊपर क्या होता है, व्हेन वी गो टुवर्ड्स राइट साइड ना, 0 1 2 3 4 5 6 तो वैल्यू इंक्रीज होती है। इसका मतलब अगर बी पॉइंट के ऊपर है तो वो प्रोड्यूसर नाउ ही इज प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ एक्स कमोडिटी, कितनी बना रहा है, नाउ ओ एस इतने यूनिट के इक्वल ही इज प्रोड्यूसिंग एक्स कमोडिटी, ठीक, ज्यादा हो रही है प्रोडक्शन। बट इन ऑर्डर टू गेट दिस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी, कितनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुई पहले के कंपैरेटिवली, एस एक्स के बराबर, ये वाला जो गैप है, ये जो ब्रैकेट सी लगाई हुई, इतनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी है। तो अब ये उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कब मिलेगी, व्हेन ही हैज टू सेक्रीफाइस दिस वाई आर अमाउंट। अब बी से ये लाइन को आप वाई एक्सिस पे भी ज्वाइन कर दो, तो अब उसकी वाई की प्रोडक्शन कम हो गई पहले के कंपैरेटिवली, ओ आर होगी पहले के कंपैरेटिवली, ठीक है, कंपैरिजन इज देयर। तो पहले थी ओ वाई क्वांटिटी बना रहा था, मान लो पहले 10 चीजें बना रहा था, अब मान लो 7 चीजें बना रहा है, इसका मतलब 3 चीजें उसको छोड़नी पड़ी। कहने का मतलब साइमल्टेनियसली वो ये नहीं कर सकता कि मैं एक्स की भी इंक्रीज कर लूँ प्रोडक्शन और वाई की भी इंक्रीज कर लूँ, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। ये सेम हमने पहले भी किया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में, बस वहाँ पे फर्क ये था कि एक कनकेव शेप की डायग्राम बना दी थी और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, यू कैन ड्रॉ कनकेव शेप डायग्राम ऑल्सो, बोथ आर फाइन, ठीक है। तो मतलब हुआ कि in order to produce extra amount of this x commodity, xs के equal, तो then he has to leave this amount of y commodity, कितना amount छोड़ना पड़ेगा, yr के equal। तो at b point उसकी opportunity cost कितनी हो गई, equal to yr amount of good y, ये छोड़ना पड़ेगा, तभी वो x की ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकता है। अपना अगला फायदा वो तभी उठा सकता है जब वो इतनी चीज को छोड़ेगा, इसको अपना सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं, नॉर्मली पता क्या होता है, आमतौर पे हम मानते हैं सेक्रीफाइस जी बलिदान दे दिया देश के लिए, गर्दन कटा दी, ये कर दिया वो कर दिया, है ना, नॉर्मली ये सोचते हैं। सेक्रीफाइस का वो तो मतलब है ही है, मार्टेडम तो है ही है, बट उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में सेक्रीफाइस का मतलब जब हमें कुछ छोड़ना पड़ता है, कोई रिसोर्सेज को, कोई बेनिफिट को, कोई प्रॉफिट को छोड़ना पड़ता है, तो उसको भी सेक्रीफाइस बोल देते हैं, ठीक है। सो वाई आर अमाउंट ऑफ गुड वाई इज टू बी लेफ्ट, इट इज टू बी लॉस्ट, इट इज टू बी सेक्रीफाइस्ड, एंड दिस लॉस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, किसकी, टू बी एट पॉइंट बी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है जी। चलो नाउ नेक्स्ट पार्ट, that is very interesting part. Next is, you can see in the book, 3 variants of cost of production in the short run cost. इसका मीनिंग क्या है, नाउ इन इकोनॉमिक्स ब्रॉडली वैसे तो 3 होते हैं टाइम पीरियड, बट अभी अभी आपके लिए राइट नाउ 2 टाइम पीरियड्स वी कैन से, 2 टाइम पीरियड को कंसिडर करते हैं। एक होता है शॉर्ट रन टाइम पीरियड या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लॉन्ग रन या शॉर्ट रन वी कैन से दिस वे, और वी कैन से रन की जगह पीरियड भी लगा सकते हैं, लॉन्ग पीरियड या शॉर्ट पीरियड। अदरवाइज एक और होता है वेरी शॉर्ट पीरियड, बट अभी उसको छोड़ देंगे, अभी हम इतना ही करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ टाइम पीरियड्स आते हैं, बट इट इज नॉट रिटन इन द बुक, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, ठीक है। तो 2 टाइम पीरियड होते हैं। तो इन योर सिलेबस, बाकी अपना जब व्हेन यू गो टू कॉलेज तो यू विल रीड अबाउट लॉन्ग रन ऑल्सो, बट अभी के लिए 11th क्लास में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वी हैव टू मेक स्टडी ऑफ कॉस्ट कर्व्स इन द शॉर्ट रन ओनली, कि शॉर्ट पीरियड में कितनी तरह की कॉस्ट होती हैं, कितनी तरह की कॉस्ट कर्व्स हो सकती हैं, ठीक है। तो अवर एनालिसिस इन दिस चैप्टर इन दिस क्लास दैट इज कन्फाइंड ओनली टू शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन, ठीक है। अच्छा, अब शॉर्ट रन में क्या है, अब हमने क्या करना है, ये जो लिखा ना 3 वेरिएंट्स, ये 3 वेरिएंट्स का मतलब है मनी कॉस्ट के। पहले हमने किया था मनी कॉस्ट के 2 पार्ट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, दैट वाज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दैट कॉन्सेप्ट, कि कौन सा पैसा हम बाहर वालों को देते हैं, कौन से पैसे अपने आप को देते हैं, वो एक अलग मतलब एंगल से स्टडी थी। अब हमने देखना है मनी वाइज ही, मनी जो कॉस्ट है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इन शॉर्ट रन, ये 3 पार्ट्स में वी कैन अंडरस्टैंड दिस, 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके मनी कॉस्ट के। वन इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट, प्लीज नोट डाउन, टोटल कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखना है कैपिटल लेटर्स TC, T stands for total, capital C stands for cost. Then average cost, AC, capital AC, air condition नहीं, average cost. And third है marginal cost, MC. So suppose in the paper, in the test, these abbreviations are used, so automatically you should understand if MC word is given, that means marginal cost.
AC term is given, that means average cost. TC term is given, that means total cost. ठीक है. अब क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या है? अगेन ये सिंपल वही है जो मनी कॉस्ट का किया था. टोटल कॉस्ट मीन्स टोटल मनी एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. टोटल मनी एक्सपेंसेस, टोटल वर्ड से क्लियर हो जाता है. टोटल इज द एडजेक्टिव. टोटल मनी एक्सपेंसेस, मनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है, ऐसे समझ लो इसको. आपने सपोज यू आर द प्रोड्यूसर, आपने 10 चीज़ें बनाई हैं, 10 यूनिट्स बनाए हैं, आपके 100 रुपीज़ खर्च हो गए. 10 चीज़ें बनाई है आपने, प्रोड्यूस की हैं, आपके अपने पास से 100 रुपीज़ खर्च हो गए, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? इक्वल टू 100 रुपीज़. ठीक है. आपने 20 चीज़ें बनाई, मान लो आपके खर्च होते हैं 500 रुपये. मान लीजिए, कह रही हूँ, कोई सच में एग्जांपल नहीं है, वैसे ही समझाने के लिए. आपने 20 चीज़ें बनाई, मान लो आपके पॉकेट से पैसा खर्च हुआ 500 रुपीज़, तो आपकी टोटल कॉस्ट होगी इक्वल टू 500 रुपीज़. जितने पैसे कुल खर्च हुए, कवरिंग ऑल द एक्सपेंडिचर, सब चीज़ों के सब खर्चों को मिला के जो टोटल खर्च बन गया, तो उसी को वो मनी कॉस्ट ही होती है. ठीक है. तो टोटल कॉस्ट मीन्स ऑल द मनी एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड या विच आर स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है. जितना भी सामान बनाया उसके ऊपर जो भी खर्चा हुआ. ठीक. अच्छा, अब ये जो टोटल कॉस्ट है, इसके फिर फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं. सो प्लीज राइट दिस इक्वेशन. वी विल डू व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दीज टर्म्स. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, पहले आप पूरा लिखो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. फर्स्टली यू हैव रिटन इन वर्ड्स, देन उसके बाद एब्रीविएशन फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, टी सी इज इक्वल टू जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड, टी टोटल, एफ का मतलब फिक्स्ड, सी मीन्स कॉस्ट. शॉर्ट फॉर्म कर लिया उसका. ठीक है, छोटा सा करके लिख लिया, टी एफ सी. टी एफ सी मीन्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फर्स्ट लेटर ले लो सभी का. टी मीन्स टोटल, वी मीन्स वेरिएबल, सी मीन्स कॉस्ट. ठीक. तो टोटल कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ या सम ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट. ठीक है. अब अगली नेक्स्ट लाइन में आई हैव रिटन टी सी इज इक्वल टू सिंपली एफ सी एंड वी सी. तो इसका मतलब है चाहे ये टी वर्ड, टी अल्फाबेट लगाओ या ना लगाओ, सीधा ही हम बोल दें फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, या हम कह दें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है. मतलब हर बार बोलने में टोटल टोटल वर्ड बार बार नहीं बोला जाता ना, तो सीधा सीधा ही बोल देते हैं. बट इसका मीनिंग यही है कि ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है. एफ सी लिख दे, इसका भी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट है. इफ वी राइट दिस वी सी, दैट ऑल्सो मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. तो every time, sometimes we are in a hurry, we don't have time to speak total word again and again, when we can skip this word also, but meaning is same. Okay. Now question arises ki we have written ki it is sum total, but what is the meaning of this fixed cost and what is the meaning of this variable cost? So now we are going to start one by one this term. Let us take first one, fixed cost. So please write down the heading. फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड दिस, उसके बाद इसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर टोटल करेंगे. ठीक है. तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस फिक्स्ड कॉस्ट. तो फिक्स्ड कॉस्ट और द सेम इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट एंड और सप्लीमेंट्री. जो ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है वो यही है, फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ये दिस इज ए स्मॉल वर्ड, नॉर्मली यही ज़्यादा बोलते हैं, बट ये नाम भी कई बार आ जाता है. ठीक है. अब इसका मीनिंग क्या है? वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग. फिक्स्ड कॉस्ट, प्लीज राइट वन डेफिनेशन. whenever this concept comes या definition is asked, you have to write this line in the beginning. बुक में कुछ और लाइनें दी हुई हैं, they are also right, but in the beginning we should write exact definition. ठीक है. and what is that? Please write down. Fixed cost is that cost of production. Fixed cost is that cost of production which is incurred on the, which is incurred, INCURRED. incurred मतलब जो खर्च किया जाता है. Fixed cost is that cost of production which is incurred on the purchase of, incurred on the purchase of fixed factors of production. Incurred on the purchase of fixed factors of production.
ठीक है, ये आपका बिगनिंग में आना चाहिए, बाकी आप जैसे मर्जी आगे पीछे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स ऑल दोज मनी एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फिक्स फैक्टर्स, या दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फिक्स फैक्टर, या दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ, कोई भी वर्ड लगा लो, मनी लगा लो, कॉस्ट लगा लो, मतलब एक ही है। किसके ऊपर, मतलब वो पैसे जो हम उन चीज़ों पे स्पेंड करते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेज, अभी शायद आपने बिजनेस में भी नहीं पढ़ा होगा कि एसेट्स जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं फिक्स्ड एसेट, एक होते हैं वेरिएबल एसेट्स। ठीक, अब फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं? दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट पीरियड। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज एनी फैक्ट्री जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कुछ प्रोडक्शन का काम हो रहा है, तो फैक्ट्री में अब आप ध्यान से सोचो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम रोज़ रोज़ नहीं बदल सकते और एक्सपेंसिव भी बहुत है। सबसे पहले तो फैक्ट्री की बिल्डिंग जहाँ भी वो बनी हुई है, जैसे अपने स्कूल के पास जेसीटी मिल है, टेक्सटाइल मिल है, तो जो उसकी बिल्डिंग बनी हुई है पता नहीं कितने सालों से बनी हुई है, बिल्डिंग को तो नहीं ना बार बार चेंज कर सकते, तो बिल्डिंग इज ए फिक्स्ड एसेट, उसको नहीं बार बार रिप्लेस कर सकते। फिर उस बिल्डिंग के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी लगी हुई है, इतनी हैवी हैवी वहाँ पे कपड़ा बनाने के लिए, टेक्सटाइल बनाने के लिए कितने तरह की मशीनें लगी हुई हैं, है ना, तो वो सारी मशीनरी क्या है, अब मशीनरी को कोई रोज़ थोड़ी बदल सकता है। वहाँ के जो ओनर्स हैं वो कहें नहीं आज मुझे मशीन का डिज़ाइन नहीं पसंद आया, मैं बदल देता हूँ, इज़ इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मशीनरी कितनी महंगी होती है। तो पहले अगला इतने सालों तक प्रॉफिट कमाए तो जाके मशीनें बदल होती हैं, रोज़ रोज़ तो बदल ही नहीं होती। तो इसका मतलब मशीनरी इज़ ऑल्सो ए फिक्स्ड एसेट, इसको नहीं चेंज किया जा सकता। फिर उन मशीनों को चलाने के लिए वहाँ पर जो भी परमानेंटली कोई पावर सप्लाई की अरेंजमेंट किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी वहाँ पे अरेंजमेंट सिस्टम किया गया है, जो जो भी सामान चाहिए मशीनों को चलाने के लिए अरेंजमेंट चाहिए, वो पक्के तौर पे किया जाता है ना, फिक्स्ड ही होता है। जो भी पावर सप्लाई की लाइनें हैं, जो कुछ भी है, तो वो सारी एक फिक्स्ड वहाँ पे सारा सिस्टम बन जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें विच कैन नॉट बी चेंज्ड, दे आर नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। ऐसा नहीं कि दे कैन नॉट बी चेंज, दे कैन बी चेंज, बट दे कैन बी चेंज ओनली इन द लॉन्ग पीरियड। कई सालों के बाद तो चेंज हो जाएंगी, बट कोई कहे कि मैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल के बाद मशीनें ही बदलता रहूँ, नए सिरे से फिर फैक्ट्री को तोड़ के दोबारा बिल्डिंग बनाऊँ, दोबारा पावर सप्लाई का अरेंजमेंट करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत लंबे टाइम के बाद तो ठीक है कोई कर सकता है, बट थोड़े थोड़े टाइम पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत पैसा खर्च होता है, तो चेंज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऑल दोज फैक्टर्स, ऑल दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड इजीली इन द शॉर्ट पीरियड, दे आर नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। तो अब अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो पैसा इन सब चीज़ों के ऊपर खर्च होता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। बिल्डिंग के ऊपर जो मनी खर्च हो गया, मशीनों के ऊपर जो खर्च हो गया, और कोई इक्विपमेंट वहाँ पे लगाई है, कोई टूल्स लगाए हैं पक्के तौर पे, तो उन सब के ऊपर जो मनी खर्च हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब आप सोचो, अच्छा नहीं सोचना नहीं है, टाइम इज 9:39, जब तक सोचेंगे काम बात करेंगे तो टाइम खत्म हो जाना है। आज इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, टुमारो वी विल कंटिन्यू, अभी वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द वेरी बेसिक मीनिंग, फर्दर इट हैज़ मेनी फीचर्स। आगे हम कल करेंगे ये डायग्राम टेबल, वो सारा कल करेंगे, वी विल डू इट अगेन टुमारो। ठीक है, तो टुडे योर होमवर्क इज टू स्टार्ट योर लर्निंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, शुरू से शुरू करके प्लीज लर्न ऑल द डेफिनेशंस केयरफुली and all the terms as I have explained, and they are given in the book also. So please go through all the topics carefully, and tomorrow we will do this concept of fixed cost. ठीक है, और आगे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हर एक में ये टेबल आना है, डायग्राम आना है, फिर टेबल डायग्राम, टेबल डायग्राम, फिर प्लस कर देना है, कहीं माइनस कर देना है। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है जी, ये हम कल करेंगे। And now I want to thank you all and want to take leave because time is already over. Thank you all. Sukhjeet ma'am, now time is over, right?